मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी डायरेक्ट की है। संध्या जी हैं, आप जर्नलिज्म कर रही हैं और साथ ही साथ पाथेकण पत्रिका का सोशल मीडिया आप ही संभालते हैं। पैनल में हमारे साथ हमारे गेस्ट आज के रघुवीर जी बैठे हैं, जिन्होंने हिट शोज़ जैसे बालिका वधू, सात फेरे, मधुबाला, लाडो, भाभी जी घर पर जैसे शोज़ लिखे हैं और साथ ही साथ 1:40 की आखिरी, लोकल और जेल जैसी फिल्में लिखी हैं। साथ में इंदू जी भी मौजूद हैं, जो जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं और अरावली फिल्म सोसाइटी की सदस्य हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा, कृपया आप अपने प्रश्नों की शुरुआत करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। तो आज अरावली इमोशंस एक फिल्म सोसाइटी राजस्थान में एक फिल्म एप्रिसिएशन को लेकर के, फिल्म मेकिंग को लेकर के एक कुछ नए डायमेंशंस पे काम करने के लिए फिल्म सोसाइटी बनाई गई है और उसी टीम के रूप में आज हम रघुवीर जी से कुछ बातचीत फिल्म मेकिंग को लेकर के और फिल्म इंडस्ट्री की जो बारीकियां हैं उसको लेकर के कुछ बात करना चाहेंगे। तो आज एक अच्छा अवसर है और ये एक मंच इस चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम भी बनेगा। और इस सत्र के लिए मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं ही आपसे सर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा एक जैसे हमने हमेशा आपका जो भी लास्ट सेशन में सुन रहा था तो आपने एक लाइन बोली थी कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, आज इंडियन फिल्म सोसाइटी है, बॉलीवुड जो है वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस इस चीज़ की आई है। क्या अभी भी जो एक्सपेरिमेंटल, जैसे आप ही की फिल्म जो 1:40 की लास्ट लोकल, मैंने जब वो फिल्म देखी थी, काफ़ी पहले की बात है वो जो फिल्म आई थी, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि ये फिल्म आज से कुछ साल बाद की है, यानी ये बहुत पहले बन गई। उस टाइम सोसाइटी, इंडियन जो ऑडियंस है वो उस ऐसी स्टोरी को एक्सेप्ट करने के लायक हो भी, या उसको समझेगी भी या नहीं समझेगी। क्या आज ऐसा है कि हम ऐसे और विषयों पर एक्सपेरिमेंटल सिनेमा अगर हम मेकिंग में जाते हैं तो ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस जो है वो उसको कितना हद तक स्वीकार कर सकती है? क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें रिस्क वाली लग जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने संस्था फॉर्म की है, क्योंकि ये पहला स्टेप है उस दिशा में आगे बढ़ने का जहाँ पहुँचने का सपना काफ़ी लोग देखते हैं। और राजस्थान में ये चीज़ हो रही है, ये और भी खुशी देने वाली बात है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में यहाँ से बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं। हमारे अब दरवाज़े खुलने शुरू हुए हैं, जहाँ यहाँ के बच्चे, यहाँ के यंगस्टर्स निकल के वहाँ पहुँच रहे हैं। अदरवाइज़ हम इस मामले में थोड़े से पीछे रह गए थे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं वहाँ जो राजस्थान को बिलोंग करते हों और किसी भी तरह से उनकी मदद कर पाऊँ तो कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली लोग मिलते ही नहीं हैं। तो ये एक बात थी। दूसरा, आपका जो सवाल था एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का, अगर आप एक बहुत एलियन चीज़ बनाते हैं, अगर आप एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो आपके हिसाब से बहुत कमाल की है, लेकिन वो लोगों की सेंसिबिलिटीज़, एंड लोगों मतलब मैं सिर्फ एक नीश ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ख़ास वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ। अगर वो उनके दिलों तक नहीं पहुँच पाती है तो उस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है। आई फील एक्सपेरिमेंट इंडल्जेंस के लेवल पे नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मुझे ये चीज़ एक्साइटिंग लग रही है। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट में एक एंगल जोड़ दें, वो एंगल जो लोगों को अपील करे, हर इंसान को अपील करे या एक बड़े वर्ग को अपील करे, हर इंसान को तो कोई फिल्म अपील नहीं कर सकती, एक बड़े वर्ग को अपील करे, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। और सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं, कामयाबी मिलेगी तो और आपको मौके मिलेंगे। नहीं तो आपने एक बहुत कमाल की एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई, वो चली नहीं, ना सिनेमा घर में चली, ना लोगों के घरों में चली, तो कोई मतलब नहीं होगा कि हमने 5 लोगों ने एक फिल्म बनाई और हमने एक दूसरे की पीठ थपथपाई। कितना कमाल का थॉट था। जब तक आपका थॉट या आपकी मेकिंग या आपका विजन लोगों तक नहीं पहुँचे, इवन इफ इट्स एक्सपेरिमेंटल, तब तक उसका मतलब नहीं है। नाउ OTT इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ एक्सपेरिमेंट्स की
कंपैरेटिवली आज़ादी मिल रही है। लेकिन फेलियर्स भी बहुत हुए हैं ओटीटी में। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 100 अगर ओटीटी सीरीज़ आती है उसमें से 2 या 3 चलती है। वो इसलिए क्योंकि इंडल्जेंस में बह गए हैं और वेस्ट में बह गए हम। तो हमारी टेकिंग वेकिंग जो हमने वेस्ट वाली कर ली, हमने फिल्में बनाए वेस्ट के हिसाब से ली, लेकिन उसकी आत्मा हमने इंडियन नहीं डाली, तो कनेक्ट ही नहीं हुआ लोगों का। एक्सपेरिमेंट शुड कनेक्ट, एक्सपेरिमेंट शुड बेनिफिट, एंड एक्सपेरिमेंट शुड बी रिलेटेबल इन सिनेमा। दिस इज व्हाट आई फील। नमस्कार। मेरा जो सवाल है वो लेखन की दृष्टि से है कि अभी जब हम कोई भी कहानी हमने लिख ली है तो अभी वो कहानी को मैं स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो मैं कब तय करूँ कि ये फ़िल्म होगी या वेब सीरीज़ होगी? ये मान के लिखूँ कि इसको फ़िल्म मान के मैंने इसे आगे लिखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या वेब सीरीज़ मान के बढ़ाना चाहिए? देखिए, हर कहानी का एक जर्म होता है, या आप भी एज राइटर आप समझते होंगे, और हर कहानी की ना एक उम्र होती है। तो जब कहानी आप सोचने बैठेंगे तो आपको वो कहानी अपने आप बताएगी कि मेरी उम्र जो है वो 2 घंटे की है या 20 घंटे की है या 200 घंटों की है। अगर यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जो सबके घरों में घटता है तो उसकी उम्र ज़्यादा होती है। अगर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो ड्रीम दिखाए आपको कोई, या जम बहुत बड़ा ना हो उसका, तो यूजुअली वो आपकी 2 घंटे की फिल्म में सिमटता है। कभी भी किसी भी कहानी में इसलिए पानी ना मिलाएं कि आपको वेब सीरीज़ का ऑफ़र मिल गया, आपने तो फिल्म के हिसाब से लिखी थी। क्योंकि जहाँ आप उसे डाइल्यूट करने जाएंगे, उस कहानी में को डाइल्यूट करने जाएंगे, जम तो इतना सही है ना, जब बीज इतना सही है, मतलब मूंगफली के बीज से मूंगफली ही जन्मेगी। अगर आप उससे बरगद का पेड़ बनाने जाएंगे तो गिरेगा वो पेड़। तो इसलिए वो जम आपको बताता है कि आपकी कहानी की उम्र क्या है। सेइंग दैट, कई बार कमर्शियल एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक लालच होता है कि यार मैंने लिखी तो फिल्म थी, लेकिन मुझे ओटीटी वाले बोल रहे हैं कि इसी ओटीटी बना दो। मेरा ये मानना है कि आपको उस लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप केपेबल हैं तो आप उनको ओटीटी का दूसरा सब्जेक्ट दीजिए, लेकिन जिसकी जो उम्र है उससे आगे बढ़ के ना सोचिए कभी भी। हमें मेरे साथ में भी ये हुआ था। मेरा एक फ़िल्म का सब्जेक्ट था और मैंने बातों बातों में किसी को सुनाया था, फिर वो ओटीटी वालों को उसने सुना दिया और उसने कहा कि बड़े प्लेटफॉर्म पे ये इसको वो लोग लेने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट ही नहीं है वो ओटीटी का, और अगर मैं उसमें ज़बरदस्ती की कहानियाँ घुसेड़ूँगा या ट्रैक घुसेड़ूँगा तो सेंट्रल जर्म जो है, जो एक सेंट्रल बीज है, जो कहानी का मूल है, वो खो दूंगा मैं। वो मैं खोना नहीं चाहता था। तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लालच बड़े होते हैं, पैसा भी दिख रहा होता है, नाम भी दिख रहा होता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना आना पड़ेगा वो। लेकिन टीवी सीरीज़ में ऐसा होता है कि जिस भी शो की टीआरपी बढ़ रही है तो वो शो भी बढ़ता ही चला जाता है। कई शो ऐसे हैं जो 10 साल तक चलते आ रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें तो राइटर भी चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टर भी बदल गया है, कई लीड कैरेक्टर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, नाम वही चलता रहता है। तो उसके बारे में कुछ बताऊँ? तो ये एक राइटर पूछ रहा है, क्रिटिक पूछ रहा है? सी, एज अ राइटर आई टेल यू, जब हम टीवी सीरीज़ की कल्पना करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 1-1.5 साल तो चलेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे एक शो अप्रूव होता है वैसे आप एक फ़्लैट बुक कर लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपकी आ जाती है सामने, आपको लगता है 1.5 साल चलेगा तो आधी इंस्टॉलमेंट तो निकलेगी कम से कम। जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज़ कि टीवी सीरीज़ में मैं जब पिच करता हूँ तो मुझे 6 महीने की कहानी पता होती है। वो कहानी आगे बदले वो बात अलग है, पर मुझे 6 महीने की कहानी पता होती है। जब आपको 6 महीने की कहानी पता है ना, उसके आगे की कहानी आप बना सकते हैं, क्योंकि टीवी सीरीज़ जो है वो घर के अंदर होता है और घर की बातें होती है। अब घर की बातें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। मियाँ बीवी आपस में झगड़ेंगी, सास जो है वो बहू का गला पकड़ेगी, बहू जो है वो सास का खून पिएगी। उसमें तो कहीं बंदिश है ही नहीं ना, उसको तो आप जितना खींच सकते हैं।
तो लेकिन हाफिज़ सईद को पकड़ के लेके आने का है। ये आपका फिल्म का छोटा सा बीज है। अब आप इसको सीरीज़ नहीं बना सकते कि भैया आपने एक बीज सोचा कि ये जर्नी है, नहीं बना सकते, या उसके ऊपर टीवी सीरियल नहीं बना सकते आप। सर जैसे कोई भी फिल्म बनती है तो उसके दो इम्पैक्ट रहते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे द केरला स्टोरी अभी जो आई थी, तो कुछ लोगों ने केरला स्टोरी, तो कुछ लोगों ने उसको, मोस्ट ऑफ लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और कुछ ऐसे भी थे जो उसको नेगेटिव वे में देखते हैं। तो सर हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो राइट वे है या राइट मोटिवेशन है वो लोगों तक पहुँचे, हमारा जो राइट मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे? देखिए, आप एक कहानी के लिए ऑनेस्ट रहिए। अगर आपने कहानी जैसे केरला स्टोरीज़ है या कश्मीर फाइल्स है, इस तरह की जो फिल्में होती है सच्ची घटनाओं पे या सच्चे वाक़यात पे आधारित फिल्में हैं ये, या सच्चे माहौल पे आधारित फिल्में हैं ये, इनमें अगर आप मिलावट करने जाएंगे ना तो आप कभी तारीफ़ नहीं पा पाएंगे या कभी आप एक अच्छी चीज़ नहीं बना पाएंगे। ये तो एक पर्टिकुलर केरला फाइल्स की एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ ऑनेस्ट हैं तो फिल्म चले ना चले या सीरियल चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन आपका काम जरूर सराहा जाएगा। लेकिन आप अलग अलग लालचों में पड़कर या रिलेटिबिलिटी फैक्टर छोड़कर अगर आप सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं और सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के साथ में ऑनेस्ट नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें पहली चीज़ आपको जो ढूंढनी है लिखते वक्त या कहानी कहते वक्त या फिल्म बनाते वक्त, जो पहली चीज़ मैं ढूंढता हूँ वो ये देखता हूँ कि इसको लोगों के दिल से कैसे जोड़ूंगा, सोचने पे मजबूर करूँगा, वो बात की बात है। पहला है कि वो इमोशन क्या होगा जो इमोशन लोगों से कनेक्ट करेगा। आपने वो इमोशन पकड़ लिया कि हाँ मेरे घर की कहानी है या मेरे देश की कहानी है या मेरे राज्य की कहानी है, और मैंने उसे सच मान लिया, तो आपको गालियाँ कम मिलेगी, तालियाँ ज़्यादा मिलेगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूथ को हम सिनेमा से कैसे जोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ सिनेमा में आए और अच्छा काम करें। फ्री टिकट है। बिल्कुल, एक्चुअली तो चीज़ वही है। देखिए, आज की तारीख में हालांकि हम सीकर में बैठे हैं और जो छोटे शहर और कस्बे होते हैं, और स्पेशली राजस्थान जो हमारा है, राजस्थान में परंपराएं, संस्कृति, मान सम्मान, इज्जत, इनके मायने बहुत अलग हैं और बहुत बड़े हैं। तो हम जो हमारी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है, इसको बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं मानते। जो उस इंडस्ट्री का एक पहलू है, लेकिन आप मुझे बताएं कि गंदगी कहाँ नहीं है, या बुराई किस प्रोफेशन में नहीं है, या राजनीति किस प्रोफेशन में नहीं है। बॉलीवुड एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप चाहे कितने बड़े ऑफिसर बन जाएं, चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएंगे बड़े डॉक्टर तो अपने इलाके में जाने जाएंगे, आप अच्छे वकील बन जाएंगे तो एक कोर्ट में जाने जाएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे तो आप पूरे देश में जाने जाएंगे। पहली चीज़ है पहचान, दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेंस, स्टेबिलिटी नहीं कहूँगा, गेंस कहूँगा। तो जो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं और अगर आप मेहनत करें तो ज़्यादातर सक्सेसफुल हो जाते हैं, सही दिशा में मेहनत करें तो। अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो जो पैसा बॉलीवुड में है वो अकल्पनीय है। मतलब मैं एग्जांपल अपना ही देना चाहूँगा कि जब मैं बॉलीवुड में नहीं था और मैं नौकरी ढूंढ रहा था तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जो है मोटरसाइकिल का बनाया था कि इससे ऊपर तो मेरी औकात नहीं है, ना कभी होगी, और आज मेरे पास में 2 गाड़ियाँ हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि मैं भी आप लोगों के बीच में से उठा हुआ हूँ। मेरे कोई पूर्वज या कोई पहचान वाला इंडस्ट्री में नहीं था, मैंने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा।
सबसे बड़ी बात है सपने देखना, एक सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना। जो आना चाहते हैं यूथ इस इंडस्ट्री में, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोका ना जाए, ये मेरी सबसे दरख्वास्त है। और यूथ से दरख्वास्त है कि अपने सपनों से डरे नहीं, क्योंकि सपने सिर्फ लेट के देखने के लिए नहीं होते हैं, सपने उठ के पूरे करने के लिए होते हैं। तो अगर आप उठेंगे और पूरे करेंगे हिम्मत करके, तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। नोएडा में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, फिल्म सिटी बनने के बाद में जो यहाँ की लोकल रीजनल सिनेमा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हिंदी सिनेमा है उसमें कितना बदलाव आने की संभावना है? मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में बदलाव ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। और जब मैं ये कहता हूँ कि बदलाव आना शुरू हो गया, उसका मतलब ये है कि अब कहानियाँ जो है वो हार्टलैंड की कहानियाँ, हार्टलैंड का मतलब होता है यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनकी कहानियाँ हमसे सब मांगते हैं कि भाई लंदन की कहानी मत सुनाओ यार, कोई अतरंगी कहानी मत सुनाओ यार, कोई हिंदुस्तानी कहानी सुनाओ। तो लोग अब हिंदुस्तान के ये जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में रह के आपको हिंदुस्तानी फिल्में ही बनानी होगी और हिंदुस्तानी कहानियाँ ही देखनी होगी, देखना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल जो फिल्में अभी हिट हुई है, गदर हो, चाहे आपकी रॉकी रानी जो थी वो थी, या उससे पहले भी जो, अगर आप ट्रेंड देखें, आयुष्मान की फिल्में क्यों चलती है? आयुष्मान की फिल्मों में कोई बाहर का कुछ नहीं होता है, बहुत सादी हिंदुस्तानी फिल्म होती है। आयुष्मान की फिल्म फ्लॉप ही नहीं होती। तो हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ये सिर्फ इकोनॉमिकली ही बदल रहा है, बॉलीवुड भी बदल रहा है। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि अब तो डेफिनेट चैनल्स खुल गए हैं जो सिर्फ हार्टलैंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और हमसे सिर्फ ये बोलते हैं यार हार्टलैंड की कहानी लेके आओ, कोई और कहानी नहीं चाहिए हमको। तो आज की तारीख में जो मौके राजस्थानियों को है, जो मौके यूपी वालों को है, जो मौके मध्य प्रदेश या बिहार वालों को है, वो मौके मुंबई वालों के लिए नहीं है। तो आप लोग जो सपना अगर देखते हैं और स्ट्रगल करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जाते ही ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि अरे आए आप आइए, आप ही का इंतज़ार था, ऐसा नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और किस्मत ने चाहा और भगवान ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी पक्का। आज तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कामयाबी मिलने के। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपने इंदू के क्वेश्चन पे आंसर दिया था ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता, उसको अलग, आज ठीक है ट्रेंड बदला है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि फिल्म मेकिंग को एक टफ बिजनेस भी माना जाता है, कि एक रिस्क है बहुत बड़ा, और वहाँ पर जाना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना सबको, वो चीज़ें, चाहे फिल्म मेकिंग में जाना या फिल्म में के किसी भी रूप से जुड़ना, काम करना वहाँ पे। फिर साथ में एक चीज़ ये आती है कि बॉलीवुड अपने जिस भी एक ट्रैक पर जो भी काम चल रहा है वो जिस तरह काम कर रहे हैं, बॉलीवुड का एक अपना सीन है, लेकिन फिल्म आज ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग फिल्म मेकिंग से के बिजनेस या फिल्म से जुड़े हुए कितने परसेंट, हमारी जो परसेंटेज पॉपुलेशन है, रेशियो जो है वो बहुत कम है। तो यानी यहाँ पर फिल्म मेकिंग अभी भी एक टफ बिजनेस माना जाता है, इसको अभी भी एक ऐसा माना जाता है कि ये रिस्क है, अब यहाँ पर अंधे कुएं में कूद गए, काम अगर आपको मौका मिल गया तो आपकी लाइफ बन गई, कुछ स्टार बन जाओगे, अदरवाइज तो जैसे गुमनामी में लोग जीते हैं वैसे जीते रह जाएंगे, और वो कब खो जाएंगे कब मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो एक ये डर भी है। तो क्या ये समय बदल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि आज फिल्म मेकिंग धीरे धीरे एक OTT के आने के बाद में स्पेशली, और जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन मैंने तो शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी बहुत सारे देखे, अच्छे काफ़ी चल रहे हैं। तो क्या ये ट्रेंड ऐसा सेट हो सकता है, आपको लगता है ऐसा कि फिल्म मेकिंग एक अच्छा बिजनेस अब लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, हमारे में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी काफ़ी साल पहले, 27-28 साल हो गए, तो तब बोला जाता था कि अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे फिल्म लाइन का चस्का लगा दो। ये था, और मैंने बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखी है। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा आप सबसे कि आप एक IAS की जब तैयारी करते हैं, जब आप 3 साल 4 साल पढ़ते हैं, तो क्या आपको पता होता है कि आप पक्का IAS ऑफिसर बन ही जाएंगे? कितने लोग पढ़ते हैं? लाखों पढ़ते हैं, लाखों सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, बनते कितने हैं?
150-200 हर साल, जितने भी, मुझे फिगर पता नहीं है। या आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पहले पढ़ते हैं, फिर 2 साल फिर और पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन का, उसके बाद में भी आपको पता नहीं कि आपकी सरकारी हॉस्पिटल में आपको मिलेगी जगह या किसी क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेगी। तो अनसर्टेनिटी तो हर जगह है। हमारी फील्ड में क्या होता है, ग्लैमर इतना है कि वहाँ की अनसर्टेनिटी बहुत उजागर होती है और वहाँ की हर घटना बहुत ज़ोर शोर से सुनाई देती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा अगेन कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ आप पहले दिन आपकी पहली सैलरी आपके पापा की सैलरी से बड़ी होती है 25 साल की। तो अगर पैसा इतना है, सम्मान इतना है, पूरा देश अगर आपको देखेगा, पूरा देश आपका नाम जानेगा, वो ख्याति मिलेगी, तो उसके लिए स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा होगा और रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। सेइंग दैट, वो लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके सींग नहीं निकले हुए हैं या उनके पंख नहीं लगे हैं, वो भी इंसान ही है। मैंने इंदौर, जयपुर, नागपुर, यहाँ से इतने लड़के लड़कियाँ आए हुए वहाँ देखे हैं कि मुंबई के शायद 10% लोग होंगे, 90% लोग जो हैं मुंबई के बाहर के वहाँ काम कर रहे हैं। उनको भी तो सक्सेस मिली है ना। और बहुत सारे ऐसे फेलियर्स भी होंगे जिनको IAS में नहीं मिला होगा, घर में बैठे होंगे, तो फेलियर्स तो उनका भी होता है ना। तो अगर सपना बड़ा देखना है तो उसके लिए रिस्क भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ी होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आप आज उस सपने को छोड़ दें और 5 साल बाद सोचें यार एक बार ट्राई तो करना चाहिए था। वो जो लाइन होती है ना कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए था, क्या पता, वो क्या पता आपको ज़िंदगी भर तकलीफ़ देगा। इसलिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो एक कोशिश तो कर लें, क्या पता ख़त्म हो जाएगा। मैंने कोशिश की अपने सपने के लिए, पूरा नहीं हुआ। एंड सेइंग दैट, मैं एक चीज़ यंगस्टर्स को और बोलता हूँ हमेशा कि आप एक डेफिनेट टाइम फ्रेम लेके आएँ इस इंडस्ट्री के लिए कि 8 महीने या 9 महीने, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने में आपका करियर पैदा हो गया तो आप स्टे कर जाइए। उतना आप पैसे भी लेके आइए कि आप 9 महीने वहाँ स्ट्रगल कर सके। 9 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिली, तो 9 महीना एक दिन पे आप निकल आइए वहाँ से। आपका करियर सेफ भी रहेगा, आपका काश भी निकल जाएगा, इच्छा भी पूरी हो जाएगी और क्या पता सक्सेस मिल भी जाए। एक इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैं इसी में पूछना चाहूँगा कि एक ऑडियंस यानी एक दर्शक फिल्म देखने जाता है तो उसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंटरटेनमेंट। हाँ, ये फिल्म मेकर के ऊपर है कि वो उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ में कुछ मैसेज, कुछ एक थॉट अगर वो देना चाहता है तो वो अपनी फिल्म की कहानी के अंदर दे देता है। और वहीं पर एक दूसरा सिनेमा है जो कि जिसको हम रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं, जो समाज में जो घट रहा है एज इट इज़ वो, जैसे हमने मिर्ज़ापुर देखा या इस तरह की जो वेब सीरीज़ आई थी, पताल लोक आया था, तो उसमें जो जिस तरह की लैंग्वेज वगैरह है तो वो कहते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि ये लैंग्वेज एक्चुअली ये रियलिस्टिक है, ये रियलिटी है वहाँ पे। तो रियलिस्टिक सिनेमा अगर हम फोकस करते हैं तो रियलिस्टिक सिनेमा, और एक तरफ आता है आपके पास में एक जिसको बोलते हैं आदर्श आइडियल सिनेमा, जिसमें हम सोसाइटी को हम कैसा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरी नरेट कर रहे हैं, और एक होता है रियलिस्टिक सिनेमा। हम कितना भी हद तक अगर कोशिश करें, लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा से क्या पीछे हटना या फिर एक होता है रियलिस्टिक सिनेमा पे चिपकना कि हमको बनाना है, तो क्या ज़रूरी है, रियलिस्टिक सिनेमा या आइडियल सिनेमा, किसको हमको पहले लेना चाहिए? मतलब रियलिटी को बिल्कुल नकार भी तो नहीं सकते। नहीं, आप हिंदुस्तान ही है, आपका खाने का टेस्ट, आपको शायद बिरयानी पसंद होगी, आपको शायद डोसा पसंद होगा, और मुझे शायद समोसा पसंद होगा। तो हर चीज़ का टेस्ट रखने वाले लोग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं, उनको बॉलीवुड बकवास लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आइडियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं, उनको बॉलीवुड और रियलिस्टिक बेकार लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ छक्के पेट भर के एंटरटेन होना चाहते हैं कि मैंने अगर 2000 रुपये की टिकट खरीदी है तो मेरे 2000 रुपये वसूल हो जाएं। कुछ ऐसे चाहते हैं कि 2000 रुपये जो हैं वो वसूल होना हो, अपनी आत्मा तृप्त हो जाए।
वो रियलिस्टिक सिनेमा पे जाते हैं या रियलिस्टिक चीज़ों पे जाते हैं। सो आई फील कि ये आपका अपना टेम्परामेंट है, आपकी अपनी क्षमता है और आपका अपना फाइनेंस है, क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा आपको शायद बहुत पैसे नहीं देके जाए और आपको कितना मतलब हर इंसान सही परांच पे या हर इंसान जो है वो सत्यजीत रे नहीं बन सकता। तो रियलिस्टिक सिनेमा बनाने जाने में आपका फाइनेंशियल बैकड्रॉप कितना स्ट्रांग है वो भी बहुत मैटर करता है। सेइंग दैट, अपना विजन, अपनी कलाकारी, अपनी ब्रिलियंस, अपना इंटेलिजेंस दिखाने का आपको मौका मिले तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ करूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं कमर्शियल राइटर हूँ, मैंने रियलिस्टिक भी लिखा है। जैसे मेरी एक फिल्म थी, उसको 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, देख इंडियन सर्कस, जो तारे ज़मीं पे के टाइम पे आई थी। मेरा स्टिल ये मानना है कि फिल्म जो होती है वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप 2 घंटों के लिए या 2.5 घंटों के लिए आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना कचरा भरा होता है ना दिमाग में, हम सब अपने अपनी प्रॉब्लम से इतना लड़ रहे होते हैं कि आप सब कुछ भूलकर थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं। मैं कमर्शियल सिनेमा वाला आदमी हूँ और मैं कमर्शियल तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता हूँ। तो आई वुड प्रेफर दैट कि जिस प्रोड्यूसर का पैसा लगा उसका पैसा उसे वापस मिले। सर जैसे अभी 2 टाइप्स की फिल्म बन रही हैं और अभी इम्पोर्टेंटली जैसे शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा रही हैं 10 मिनट 15 मिनट्स टाइप की। तो सर वो मूवीज़ भी एक तरीके से मैसेज दे ही देते हैं अपना पूरा, और वही अपन 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं उसमें भी अपन को एक मैसेज मिलता है। तो आप किसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे, शॉर्ट मूवीज़ या लॉन्ग टाइम मूवीज़ को? मतलब नहीं, वो अगेन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्या आप 10 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। जो बात आपको कहनी है पूरी तरह से कह सकते नहीं कह सकते हैं, उस बात के सारे जितने फैक्टर्स हैं, जितने एंगल्स हैं वो आप बता सकते नहीं बता सकते हैं। शॉर्ट फिल्मों का अपना बाज़ार है और मेरा ये मानना है कि लोग शॉर्ट फिल्म्स तब बनाते हैं जब उनके पास कुछ चीज़ों का अभाव होता है, चाहे वो फाइनेंस का अभाव हो, चाहे वो रिसोर्सेज का अभाव हो, तो उनके हिसाब से शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है। और शॉर्ट फिल्म्स, मेरा ये मानना है कि हर फिल्म मेकर के लिए एक सीढ़ी होती है उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की जहाँ से वो बड़े सपने देख सके, जहाँ से वो बड़ी फिल्में बना सके। ये एक चीज़ इसमें मैं और भी पूछना चाहूँगा कि नई फिल्म मेकिंग से थोड़ी सी अलग आती है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, ये बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये जो इस यानी इस यहाँ की स्टोरीज़ को आजकल लोग पिक कर रहे हैं। बट फिर भी एक ऐसा है कि जैसे बॉलीवुड के अलावा साउथ ने अपनी इंडस्ट्री को जिस तरह से डेवलप किया है, नॉर्थ इंडिया में कुछ हद तक पंजाबी फिल्मों ने ऐसा डेवलप किया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसका, अगर डेंसिटी इतनी हाई नहीं है उसकी भी। और ये यानी साउथ की भी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो एक रीजनल सिनेमा है, वो उन्होंने बनाया। और दूसरे एरियाज़ में यानी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ बेल्ट के अंदर कभी ऐसा कुछ डेवलप क्या पोटेंशियल, क्योंकि यही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं पर वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर वो चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही? डिसिप्लिन बहुत अलग है। एक तो साउथ का और नॉर्थ का डिसिप्लिन बहुत अलग है। दूसरा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे साउथ के लोगों के साथ पे काम करने का मौका मिला, मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ पे 2 फिल्में की है। तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, और मैं मणिरत्नम की टीम में भी बैठा हुआ हूँ, मतलब उनके साथ भी एक फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, बट हाँ, तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। उनका सोचने का तरीका ये होता है कि हम मैक्सिमम एंटरटेनमेंट कैसे दे सकें क्लास के साथ में। उनको कोई शर्म नहीं है कि ये हमारा कल्चर है, इस कल्चर को हमें दिखाना है और एंटरटेनिंग वे में दिखाना है। जब आप अपने कल्चर को एक एंटरटेनिंग वे में दिखा पाएँ, जैसे भोजपुरी सिनेमा का एक दौर आया था, उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को पूरा एंटरटेनमेंट में दिखाया था, तो लोगों ने देखा, फिर नयापन नहीं लेके आ पाए तो बंद हो गया। साउथ का क्या है, एक तो एंटरटेनमेंट कोशंट उन्होंने छोड़ा नहीं, मसाला छोड़ा नहीं, जो हमने छोड़ दिया। बॉलीवुड ने मसाला फिल्में बनानी छोड़ दी तो बॉलीवुड पिट गया। साउथ ने वो छोड़ा नहीं, मसाला पकड़ के रखा,
क्लास पकड़ के रखा और वो इनोवेट करते रहे। आप साउथ की कहानियाँ देखें, साउथ की कहानियों के थॉट्स अगर आप देखें, वो कमाल के होते हैं। हम वो सोच नहीं रहे हैं क्योंकि हम हॉलीवुड सोच रहे हैं, और साउथ वाले जो है वो अपने वहाँ का सोच रहे हैं। अभी वो एक फिल्म आई थी, वो डांसर वाली फिल्म कौन सी थी, कांतारा जैसी फिल्म, आप देखिए उसमें उन्होंने अपने वहाँ के कस्टम को उठाया है और इंटरनेशनली फेमस हुई है फिल्म। उसमें क्लास भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है उस फिल्म में, लेकिन है हिंदुस्तानी फिल्म वो। तो उन्होंने हिंदुस्तानियत नहीं छोड़ी, उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइजेशंस किए। दैट्स द रीज़न वाई दे आर स्टिल वर्किंग। और हम जो थे, ना हम वो डिसिप्लिन ला सके, ना हम वो सोच ला सके। हमने बनाई ब्रह्मास्त्र, उन्होंने बनाई कांतारा, हमने बनाई ब्रह्मास्त्र। हम ब्रह्मास्त्र को हॉलीवुड करने गए तो हम पिट गए। अगर ब्रह्मास्त्र जैसी सब्जेक्ट की आत्मा हिंदुस्तानी रखी जाती है तो वो फिल्म कमाल कर सकती थी। ये फ़र्क है साउथ पर हम में। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अपनी जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करती है, और इसमें इंक्लूडिंग बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा, भोजपुरी, सब कुछ मिला के। मेरा वही इस सवाल पे मेरा आपसे एक सवाल है कि हम इंटरनेशनली हम लोग रिकॉग्निशन क्यों मांग रहे हैं? क्यों ज़रूरी है कि आपको ऑस्कर मिलेगा तभी आपकी फिल्म अच्छी होगी? कि उनकी सोच अलग है, वो हमें ऑस्कर नहीं देंगे क्योंकि उनको हमारी फिल्में समझ नहीं आएगी। हमारा कल्चर अलग है, हमारे कल्चर में जो फिल्में बनी है वो हमको खुश नहीं रही ना। मतलब वो हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि गोरे जब बोलेंगे ना कि ये चीज़ बढ़िया है, तब हम बोलेंगे हाँ ये बढ़िया है। नहीं चाहिए गोरों से कुछ भी। हमारी इंडस्ट्री का फिल्म फेयर अवार्ड हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, ख़त्म होगी वहाँ पे बात। तो प्रॉब्लम यही होगी कि हम ऑस्कर पाने की चाह में हम ऑस्कर ओरिएंटेड फिल्में बनाने लग गए और उसमें हम पिट गए, क्योंकि वो हमारी सभ्यता नहीं है, वो हमारी सोच नहीं है, वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो है वो गदर है, हमारा हिंदुस्तान कंतारा है। धन्यवाद आप सभी का। रघुवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दीपेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और इंदु जी को प्रतीक चिन्ह को भेंट करें। इंदु जी। भंवरदान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और राहुल जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। विवेक जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और संध्या जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर गोयल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आएं और रघुवीर जी को पुस्तक भेंट करें। पुस्तक का टाइटल है सैफरन सोर्ड्स। रघुवीर जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप जाते हुए 2 शब्द कहें और
यहाँ जो भी दर्शक हमारे बैठे हैं उनको किताबों की इम्पोर्टेंस और हमने जो बाहर इतना बड़ी लाइब्रेरी जो क्रिएट कर रखी है उसके बारे में ज़रूर बताएं कि विज़िट करें और पुस्तकें ज़रूर खरीदें। किताबों की इम्पोर्टेंस शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि लेखक होने के साथ साथ में पिछले 27 सालों में मैंने बहुत सारे लेखकों के साथ में भी काम किया है, बहुत सारे असिस्टेंट्स के साथ में काम किया है और बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ में काम किया है। और मैंने फ़र्क समझा है एक पढ़े लिखे राइटर और एक ना पढ़े लिखे राइटर में। किताबें आपकी सोचने की दुनिया बदल देती है, आपका सोचने, आपका विज़न जो होता है वो बढ़ा देता है। आप यहाँ बैठे बैठे यूरोप की कहानियाँ, यूरोप का कल्चर समझते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे वहाँ की सोच समझते हैं। आप वो कल्पनाएं, उन कल्पनाओं से आप रूबरू हो पाते हैं जिन्हें समझ पाना या जिनके बारे में सोच पाना आपके लिए इम्पॉसिबल होता है। किताबें कैरेक्टर बिल्ड करती है और मुझे बहुत खुशी है, पहली बात तो ये कि इस तरह का साहित्यिक सम्मेलन हो रहा है जहाँ जो आज की यूथ के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ पढ़ना छोड़ चुका है बिल्कुल कम्प्लीटली। मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मैं उसकी इम्पोर्टेंस और समझता हूँ, क्योंकि मुझे सीखने में जो वक्त लगा वो एक पढ़े लिखे राइटर को उसका आधा वक्त भी नहीं लगता है। और जो स्ट्रगल लगा, क्योंकि वो उस दुनिया से वाकिफ़ होता है। तो मेरी आप सबसे विनती है, जो मुझे सुन रहे हैं अभी और जो ना सुन रहे हैं और आप जाके बता पाए उन्हें, उन सबसे भी, कि साहित्यिक सम्मेलन का हिस्सा भी बने, किताबों को पढ़ने की आदत डालें ताकि आपकी दुनिया बड़ी होती जाए। सीकर में बैठकर यूरोप भी आपकी दुनिया का पार्ट हो, अमेरिका भी आपकी दुनिया का पार्ट हो, हर देश के लोग आपकी दुनिया का पार्ट हो। और उसके लिए आई थिंक ये जो यहाँ पे जो किताबें बाहर रखी हुई है उनको उठाकर हर हफ्ते एक किताब एटलीस्ट पढ़ने का एक प्रण ले, निश्चय ले, बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में पाएंगे आप। अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारा 5वां चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है उसका विमोचन हम आपके द्वारा करें। फिल्म IM टीम से मैं आग्रह करूँगा कि आप आएँ और ये पोस्टर्स लें। रघुवीर जी, आप बहू का गला पकड़ेगी, बहू जो है वो सास का खून पिएगी, उसमें तो कहीं बंदिश है ही नहीं ना, उसको तो आप जितना खींच सकते हैं। तो लेकिन हाफिज़ सईद को पकड़ के लेके आने का है, ये आपका फिल्म का छोटा सा बीज है। अब आप इसको सीरीज़ नहीं बना सकते कि भैया आपने एक बीज सोचा कि ये जर्नी है, नहीं बना सकते, या उसके ऊपर TV सीरियल नहीं बना सकते आप। सर, जैसे कोई भी फिल्म बनती है तो उसके दो इम्पैक्ट रहते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे द केरला स्टोरी अभी जो आई थी, तो कुछ लोगों ने केरला स्टोरी, तो कुछ लोगों ने उसको, मोस्ट ऑफ लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और कुछ ऐसे भी थे जो उसको नेगेटिव वे में देखते हैं। तो सर हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो राइट वे है या राइट मोटिवेशन है वो लोगों तक पहुँचे, हमारा जो राइट मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे? देखिए, आप एक कहानी के लिए ऑनेस्ट रहिए। अगर आपने कहानी, जैसे केरला स्टोरीज़ है या कश्मीर फाइल्स है, इस तरह की जो फिल्में होती है सच्ची घटनाओं पे या सच्चे वाक़यात पे आधारित फिल्में हैं ये, या सच्चे माहौल पे आधारित फिल्में हैं ये, इनमें अगर आप मिलावट करने जाएंगे ना तो आप कभी तारीफ़ नहीं पा पाएंगे या कभी आप एक अच्छी चीज़ नहीं बना पाएंगे। ये तो एक पर्टिकुलर केरला फाइल्स की एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ ऑनेस्ट हैं तो फिल्म चले ना चले या सीरियल चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन आपका काम जरूर सराहा जाएगा। लेकिन आप अलग अलग लालचों में पड़कर या रिलेटिबिलिटी फैक्टर छोड़कर अगर आप सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं और सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के साथ में ऑनेस्ट नहीं हैं।
कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें पहली चीज़ आपको जो ढूंढनी है लिखते वक्त या कहानी कहते वक्त या फिल्म बनाते वक्त, जो पहली चीज़ मैं ढूंढता हूँ वो ये देखता हूँ कि इसको लोगों के दिल से कैसे जोड़ूंगा, सोचने पे मजबूर करूंगा, वो बात की बात है। पहला है कि वो इमोशन क्या होगा जो इमोशन लोगों से कनेक्ट करेगा। आपने वो इमोशन पकड़ लिया कि हाँ मेरे घर की कहानी है या मेरे देश की कहानी है या मेरे राज्य की कहानी है, और मैंने उसे सच मान लिया, तो आपको गालियाँ कम मिलेगी, तालियाँ ज़्यादा मिलेगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूथ को हम सिनेमा से कैसे जोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ सिनेमा में आए और अच्छा काम करें। फ्री टिकट देखिए। बिल्कुल, एक्चुअली तो चीज़ वही है। देखिए आज की तारीख में, हालांकि हम सीकर में बैठे हैं और जो छोटे शहर और कस्बे होते हैं, और स्पेशली राजस्थान जो हमारा है, राजस्थान में परंपराएं, संस्कृति, मान सम्मान, इज्जत, इनके मायने बहुत अलग हैं और बहुत बड़े हैं। तो हम जो हमारी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है, इसको बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं मानते। जो उस इंडस्ट्री का एक पहलू है, लेकिन आप मुझे बताएं कि गंदगी कहाँ नहीं है, या बुराई किस प्रोफेशन में नहीं है, या राजनीति किस प्रोफेशन में नहीं है। बॉलीवुड एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप चाहे कितने बड़े ऑफिसर बन जाएं, चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े डॉक्टर, तो अपने इलाके में जाने जाएंगे। आप अच्छे वकील बन जाएंगे तो एक कोर्ट में जाने जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे तो आप पूरे देश में जाने जाएंगे। पहली चीज़ है पहचान। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेंस, स्टेबिलिटी नहीं कहूँगा, गेंस कहूँगा। तो जो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं और अगर आप मेहनत करें तो ज़्यादातर सक्सेसफुल हो जाते हैं, सही दिशा में मेहनत करें तो। अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो जो पैसा बॉलीवुड में है वो अकल्पनीय है। मतलब मैं एग्जांपल अपना ही देना चाहूँगा कि जब मैं बॉलीवुड में नहीं था और मैं नौकरी ढूंढ रहा था, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जो है मोटरसाइकिल का बनाया था कि इससे ऊपर तो मेरी औकात नहीं है, ना कभी होगी। और आज मेरे पास में 2 गाड़ियाँ हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि मैं भी आप लोगों के बीच में से उठा हुआ हूँ। मेरे कोई पूर्वज या कोई पहचान वाला इंडस्ट्री में नहीं था। मैंने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात है सपने देखना, एक सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना। जो आना चाहते हैं यूथ इस इंडस्ट्री में, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोका ना जाए, ये मेरी सबसे दरख्वास्त है। और यूथ से दरख्वास्त है कि अपने सपनों से डरे नहीं, क्योंकि सपने सिर्फ लेट के देखने के लिए नहीं होते हैं, सपने उठ के पूरे करने के लिए होते हैं। तो अगर आप उठेंगे और पूरे करेंगे हिम्मत करके, तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। नोएडा में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, फिल्म सिटी बनने के बाद में जो यहाँ की लोकल रीजनल सिनेमा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हिंदी सिनेमा है उसमें कितना बदलाव आने की संभावना है? मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में बदलाव ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। और जब मैं ये कहता हूँ कि बदलाव आना शुरू हो गया, उसका मतलब ये है कि अब कहानियाँ जो है वो हार्टलैंड की कहानियाँ, हार्टलैंड का मतलब होता है यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनकी कहानियाँ हमसे सब मांगते हैं कि भाई लंदन की कहानी मत सुनाओ यार, कोई अतरंगी कहानी मत सुनाओ यार, कोई हिंदुस्तानी कहानी सुनाओ। तो लोग अब हिंदुस्तान के ये जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में रह के आपको हिंदुस्तानी फिल्में ही बनानी होगी और हिंदुस्तानी कहानियाँ ही देखनी होगी, देखना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल जो फिल्में अभी हिट हुई है, गदर हो, चाहे आपकी रॉकी रानी जो थी वो थी, या उससे पहले भी जो, अगर आप ट्रेंड देखें, आयुष्मान की फिल्में क्यों चलती है? आयुष्मान की फिल्मों में कोई बाहर का कुछ नहीं होता, बहुत सादी हिंदुस्तानी फिल्म होती है। आयुष्मान की फिल्म फ्लॉप ही नहीं होती। तो हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ये सिर्फ इकोनॉमिकली भी बदल रहा है, बॉलीवुड भी बदल रहा है। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि अब तो
डेफिनेट चैनल्स खुल गए हैं जो सिर्फ हार्टलैंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हमसे सिर्फ ये बोलते हैं यार हार्टलैंड की कहानी लेके आओ, कोई और कहानी नहीं चाहिए हमको। तो आज की तारीख में जो मौके राजस्थानियों को है, जो मौके यूपी वालों को है, जो मौके मध्य प्रदेश या बिहार वालों को है, वो मौके मुंबई वालों के लिए नहीं है। तो आप लोग जो सपना अगर देखते हैं और स्ट्रगल करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जाते ही ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि अरे आए आप आइए, आप ही का इंतज़ार था, ऐसा नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और किस्मत ने चाहा और भगवान ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी पक्का। आज तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कामयाबी मिलने के। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपने इंदू के क्वेश्चन पे आंसर दिया था ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता, उसको अलग। आज ठीक है, ट्रेंड बदला है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि फिल्म मेकिंग को एक टफ बिजनेस भी माना जाता है, कि एक रिस्क है बहुत बड़ा और वहाँ पर जाना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना सबको, वो चीज़ें, चाहे फिल्म मेकिंग में जाना या फिल्म में किसी भी रूप से जुड़ना, काम करना वहाँ पे। फिर साथ में एक चीज़ ये आती है कि बॉलीवुड अपने जिस भी एक ट्रैक पर जो भी काम चल रहा है वो जिस तरह काम कर रहे हैं, बॉलीवुड का एक अपना सीन है। लेकिन फिल्म आज ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग फिल्म मेकिंग से के बिजनेस या फिल्म से जुड़े हुए कितने % हमारी जो परसेंटेज पॉपुलेशन है, रेशियो जो है वो बहुत कम है। तो यानी यहाँ पर फिल्म मेकिंग अभी भी एक टफ बिजनेस माना जाता है, इसको अभी भी एक ऐसा माना जाता है कि ये रिस्क है। अब यहाँ पर अंधे कुएं में कूद गए, काम अगर आपको मौका मिल गया तो आपकी लाइफ बन गई, कुछ स्टार बन जाओगे, अदरवाइज़ तो जैसे गुमनामी में लोग जीते हैं वैसे जीते रह जाएंगे और वो कब खो जाएंगे कब मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो एक ये डर भी है। तो क्या ये समय बदल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि आज फिल्म मेकिंग धीरे धीरे एक OTT के आने के बाद में स्पेशली, और जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन मैंने तो शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी बहुत सारे देखे, अच्छे काफ़ी चल रहे हैं। तो क्या ये ट्रेंड ऐसा सेट हो सकता है, आपको लगता है ऐसा कि फिल्म मेकिंग एक अच्छा बिजनेस अब लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, हमारे में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी काफ़ी साल पहले, 27-28 साल हो गए, तो तब बोला जाता था कि अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे फिल्म लाइन का चस्का लगा दो। ये था, और मैंने बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए भी देखी है। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा आप सबसे कि आप एक IAS की जब तैयारी करते हैं, जब आप 3 साल 4 साल पढ़ते हैं, तो क्या आपको पता होता है कि आप पक्का IAS ऑफिसर बन ही जाएंगे? कितने लोग पढ़ते हैं? लाखों पढ़ते हैं, लाखों सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। बनते कितने हैं? 150-200 हर साल, जितने भी, मुझे फिगर पता नहीं है। या आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पहले पढ़ते हैं, फिर 2 साल फिर और पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन का। उसके बाद में भी आपको पता नहीं कि आपकी सरकारी हॉस्पिटल में आपको मिलेगी जगह या किसी क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेगी। तो अनसर्टेनिटी तो हर जगह है। हमारी फील्ड में क्या होता है, ग्लैमर इतना है कि वहाँ की अनसर्टेनिटी बहुत उजागर होती है और वहाँ की हर घटना बहुत सुनाई देती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा अगेन कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ आप पहले दिन, आपकी पहली सैलरी आपके पापा की सैलरी से बड़ी होती है 25 साल की। तो अगर पैसा इतना है, सम्मान इतना है, पूरा देश अगर आपको देखेगा, पूरा देश आपका नाम जानेगा, वो ख्याति मिलेगी, तो उसके लिए स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा होगा और रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। सेइंग दैट, वो लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके सींग नहीं निकले हुए हैं या उनके पंख नहीं लगे हैं, वो भी इंसान ही है। मैंने इंदौर, जयपुर, नागपुर, यहाँ से इतने लड़के लड़कियाँ आए हुए वहाँ देखे हैं कि मुंबई के शायद 10% लोग होंगे, 90% लोग जो हैं मुंबई के बाहर के वहाँ काम कर रहे हैं। उनको भी तो सक्सेस मिली है ना। और बहुत सारे ऐसे फेलियर्स भी होंगे जिनको IAS में नहीं मिला होगा और घर में बैठे होंगे, तो फेलियर्स तो उनका भी होता है ना। तो अगर सपना बड़ा देखना है तो उसके लिए रिस्क भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ी होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आप आज उस सपने को छोड़ दें और 5 साल बाद सोचें यार एक बार ट्राई तो करना चाहिए था।
वो जो लाइन होती है ना कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए था, क्या पता, वो क्या पता आपको ज़िंदगी भर तकलीफ़ देगा। इसलिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो एक कोशिश तो कर लें, क्या पता ख़त्म हो जाएगा। मैंने कोशिश की अपने सपने के लिए, पूरा नहीं हुआ। एंड सेइंग दैट, मैं एक चीज़ यंगस्टर्स को और बोलता हूँ हमेशा कि आप एक डेफिनेट टाइम फ्रेम लेके आएँ इस इंडस्ट्री के लिए कि 8 महीने या 9 महीने, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने में आपका करियर पैदा हो गया तो आप स्टे कर जाइए। उतना आप पैसे भी लेके आइए कि आप 9 महीने वहाँ स्ट्रगल कर सके। 9 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिली, तो 9 महीना एक दिन पे आप निकल आइए वहाँ से। आपका करियर सेफ भी रहेगा, आपका काश भी निकल जाएगा, इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और क्या पता सक्सेस मिल भी जाए। एक इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैं इसी में पूछना चाहूँगा कि एक ऑडियंस यानी एक दर्शक फिल्म देखने जाता है तो उसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंटरटेनमेंट। हाँ, ये फिल्म मेकर के ऊपर है कि वो उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ में कुछ मैसेज, कुछ एक थॉट अगर वो देना चाहता है तो वो अपनी फिल्म की कहानी के अंदर दे देता है। और वहीं पर एक दूसरा सिनेमा है जो कि जिसको हम रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं, जो समाज में जो घट रहा है एज इट इज़ वो, जैसे हमने मिर्ज़ापुर देखा या इस तरह की जो वेब सीरीज़ आई थी, पता लोग आया था, तो उसमें जो जिस तरह की लैंग्वेज वगैरह है तो वो कहते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि ये लैंग्वेज एक्चुअली ये रियलिस्टिक है, ये रियलिटी है वहाँ पे। तो रियलिस्टिक सिनेमा अगर हम फोकस करते हैं तो रियलिस्टिक सिनेमा, और एक तरफ आता है आपके पास में एक जिसको बोलते हैं आदर्श आइडियल सिनेमा, जिसमें हम सोसाइटी को हम कैसा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरी नरेट कर रहे हैं, और एक होता है रियलिस्टिक सिनेमा। हम कितना भी हद तक अगर कोशिश करें, लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा से क्या पीछे हटना या फिर एक होता है रियलिस्टिक सिनेमा पे चिपकना कि हमको बनाना है, तो क्या ज़रूरी है रियलिस्टिक सिनेमा या आइडियल सिनेमा, किसको हमको पहले लेना चाहिए? मतलब रियलिटी को बिल्कुल नकार भी तो नहीं सकते। नहीं, आप हिंदुस्तान है ये, आपका खाने का टेस्ट, आपको शायद बिरयानी पसंद होगी, आपको शायद डोसा पसंद होगा, और मुझे शायद समोसा पसंद होगा। तो हर चीज़ का टेस्ट रखने वाले लोग अलग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं, उनको बॉलीवुड बकवास लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आइडियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं, उनको बॉलीवुड और रियलिस्टिक बेकार लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ छक्के पेट भर के एंटरटेन होना चाहते हैं कि मैंने अगर 2000 रुपये की टिकट खरीदी है तो मेरे 2000 रुपये वसूल हो जाएं। कुछ ऐसे चाहते हैं कि 2000 रुपये जो हैं वो वसूल होना हो, अपनी आत्मा तृप्त हो जाए, वो रियलिस्टिक सिनेमा पे जाते हैं या रियलिस्टिक चीज़ों पे जाते हैं। सो आई फील कि ये आपका अपना टेम्परामेंट है, आपकी अपनी क्षमता है और आपका अपना फाइनेंस है। क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा आपको शायद बहुत पैसे नहीं देके जाए, और आपको कितना, मतलब हर इंसान सही परांच पे या हर इंसान जो है वो सत्यजीत रे नहीं बन सकता। तो रियलिस्टिक सिनेमा बनाने जाने में आपका फाइनेंशियल बैकड्रॉप कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी बहुत मैटर करता है। सेइंग दैट, अपना विजन, अपनी कलाकारी, अपनी ब्रिलियंस, अपना इंटेलिजेंस दिखाने का आपको मौका मिले तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ करूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं कमर्शियल राइटर हूँ, मैंने रियलिस्टिक भी लिखा है। जैसे मेरी एक फिल्म थी, उसको 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, देख इंडियन सर्कस, जो तारे ज़मीं पे के टाइम पे आई थी। मेरा स्टिल ये मानना है कि फिल्म जो होती है वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप 2 घंटों के लिए या 2.5 घंटों के लिए आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना कचरा भरा होता है ना दिमाग में, हम सब अपने अपनी प्रॉब्लम से इतना लड़ रहे होते हैं कि आप सब कुछ भूलकर थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं। मैं कमर्शियल सिनेमा वाला आदमी हूँ और मैं कमर्शियल तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता हूँ। तो आई वुड प्रेफर दैट कि जिस प्रोड्यूसर का पैसा लगा उसका पैसा उसे वापस मिले। सर, जैसे अभी 2 टाइप्स की फिल्म बन रही हैं, और अभी इम्पोर्टेंटली जैसे शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा रही हैं 10 मिनट 15 मिनट्स टाइप की। तो सर वो मूवीज़ भी एक तरीके से मैसेज दे ही देते हैं अपना पूरा, और वही अपन 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं उसमें भी अपन को एक मैसेज मिलता है। तो आप किसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे, शॉर्ट मूवीज़ या लॉन्ग टाइम मूवीज़ को? मतलब नहीं, वो अगेन
वो अगेन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्या आप 10 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। जो बात आपको कहनी है पूरी तरह से कह सकते नहीं कह सकते हैं, उस बात के सारे जितने फैक्टर्स हैं, जितने एंगल्स हैं, वो आप बता सकते नहीं बता सकते हैं। शॉर्ट फिल्मों का अपना बाज़ार है, और मेरा ये मानना है कि लोग शॉर्ट फिल्म्स तब बनाते हैं जब उनके पास कुछ चीज़ों का अभाव होता है, चाहे वो फाइनेंस का अभाव हो, चाहे वो रिसोर्सेज का अभाव हो, तो उनके हिसाब से शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है। और शॉर्ट फिल्म्स, मेरा ये मानना है कि हर फिल्म मेकर के लिए एक सीढ़ी होती है उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की, जहाँ से वो बड़े सपने देख सके, जहाँ से वो बड़ी फिल्में बना सके। एक चीज़ इसमें मैं और भी पूछना चाहूँगा कि नई फिल्म मेकिंग से थोड़ी सी अलग आती है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, ये बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये जो इस यहाँ की स्टोरीज़ को आजकल लोग पिक कर रहे हैं। बट फिर भी एक ऐसा है कि जैसे बॉलीवुड के अलावा साउथ ने अपनी इंडस्ट्री को जिस तरह से डेवलप किया है, नॉर्थ इंडिया में कुछ हद तक पंजाबी फिल्मों ने ऐसा डेवलप किया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका अगर डेंसिटी इतनी हाई नहीं है उसकी भी। और ये यानी साउथ की भी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो एक रीजनल सिनेमा है, वो उन्होंने बनाया। और दूसरे एरियाज़ में, यानी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ बेल्ट के अंदर कभी ऐसा कुछ डेवलप, क्या पोटेंशियल, क्योंकि यही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं पर वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर वो चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही? डिसिप्लिन बहुत अलग है। एक तो साउथ का और नॉर्थ का डिसिप्लिन बहुत अलग है। दूसरा, मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे साउथ के लोगों के साथ पे काम करने का मौका मिला, मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ पे 2 फिल्में की है। तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, और मैं मणिरत्नम की टीम में भी बैठा हुआ हूँ, मतलब उनके साथ भी एक फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, बट हाँ, तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। उनका सोचने का तरीका ये होता है कि हम मैक्सिमम एंटरटेनमेंट कैसे दे सकें क्लास के साथ में। उनको कोई शर्म नहीं है कि ये हमारा कल्चर है, इस कल्चर को हमें दिखाना है और एंटरटेनिंग वे में दिखाना है। जब आप अपने कल्चर को एक एंटरटेनिंग वे में दिखा पाएँ, जैसे भोजपुरी सिनेमा का एक दौर आया था, उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को पूरा एंटरटेनमेंट में दिखाया था, तो लोगों ने देखा, फिर नयापन नहीं लेके आ पाए तो बंद हो गया। साउथ का क्या है, एक तो एंटरटेनमेंट कोशंट उन्होंने छोड़ा नहीं, मसाला छोड़ा नहीं, जो हमने छोड़ दिया। बॉलीवुड ने मसाला फिल्में बनानी छोड़ दी तो बॉलीवुड पिट गया। साउथ ने वो छोड़ा नहीं, मसाला पकड़ के रखा, क्लास पकड़ के रखा, और वो इनोवेट करते रहे। आप साउथ की कहानियाँ देखें, साउथ की कहानियों के थॉट्स अगर आप देखें, वो कमाल के होते हैं। हम वो सोच नहीं रहे हैं क्योंकि हम हॉलीवुड सोच रहे हैं, और साउथ वाले जो है वो अपने वहाँ का सोच रहे हैं। अभी वो एक फिल्म आई थी, वो डांसर वाली फिल्म कौन सी थी, कांतारा जैसी फिल्म, आप देखिए, उसमें उन्होंने अपने वहाँ के कस्टम को उठाया है और इंटरनेशनली फेमस हुई है फिल्म। उसमें क्लास भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है उस फिल्म में, लेकिन है हिंदुस्तानी फिल्म वो। तो उन्होंने हिंदुस्तानियत नहीं छोड़ी, उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइजेशंस किए। दैट्स द रीज़न वाई दे आर स्टिल वर्किंग। और हम जो थे, ना हम वो डिसिप्लिन ला सके, ना हम वो सोच ला सके। हमने बनाई ब्रह्मास्त्र, उन्होंने बनाई कांतारा, हमने बनाई ब्रह्मास्त्र। हम ब्रह्मास्त्र को हॉलीवुड करने गए तो हम पिट गए। अगर ब्रह्मास्त्र जैसी सब्जेक्ट की आत्मा हिंदुस्तानी रखी जाती है तो वो फिल्म कमाल कर सकती थी। ये फ़र्क है साउथ पर हम में। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अपनी जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करती है, और इसमें इंक्लूडिंग बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा, भोजपुरी, सब कुछ मिला के। मेरा वही, इस सवाल पे मेरा आपसे एक सवाल है कि हम इंटरनेशनली हम लोग रिकॉग्निशन क्यों मांग रहे हैं? क्यों ज़रूरी है कि आपको ऑस्कर मिलेगा तभी आपकी फिल्म अच्छी होगी? कि उनकी सोच अलग है, वो हमें ऑस्कर नहीं देंगे क्योंकि उनको हमारी फिल्में समझ नहीं आएगी। हमारा कल्चर अलग है,
हमारे कल्चर में जो फिल्में बनी है वो हमको खुश नहीं रही ना। मतलब वो हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि गोरे जब बोलेंगे ना कि ये चीज़ बढ़िया है, तब हम बोलेंगे हाँ ये बढ़िया है। नहीं चाहिए गोरों से कुछ भी। हमारी इंडस्ट्री का फिल्म फेयर अवार्ड हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, ख़त्म होगी वहाँ पे बात। तो प्रॉब्लम यही होगी कि हम ऑस्कर पाने की चाह में हम ऑस्कर ओरिएंटेड फिल्में बनाने लग गए और उसमें हम पिट गए, क्योंकि वो हमारी सभ्यता नहीं है, वो हमारी सोच नहीं है, वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो है वो गदर है, हमारा हिंदुस्तान कंतारा है। धन्यवाद आप सभी का। रघुवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दीपेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और इंदु जी को प्रतीक चिन्ह को भेंट करें। इंदु जी। भंवरदान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और राहुल जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। विवेक जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और संध्या जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर गोयल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आएं और रघुवीर जी को पुस्तक भेंट करें। पुस्तक का टाइटल है सैफरन सोर्ड्स। रघुवीर जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप जाते हुए 2 शब्द कहें और यहाँ जो भी दर्शक हमारे बैठे हैं उनको किताबों की इम्पोर्टेंस और हमने जो बाहर इतना बड़ी लाइब्रेरी जो क्रिएट कर रखी है उसके बारे में ज़रूर बताएं कि विज़िट करें और पुस्तकें ज़रूर खरीदें। किताबों की इम्पोर्टेंस शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि लेखक होने के साथ साथ में पिछले 27 सालों में मैंने बहुत सारे लेखकों के साथ में भी काम किया है, बहुत सारे असिस्टेंट्स के साथ में काम किया है और बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ में काम किया है। और मैंने फ़र्क समझा है एक पढ़े लिखे राइटर और एक ना पढ़े लिखे राइटर में। किताबें आपकी सोचने की दुनिया बदल देती है, आपका सोचने आपका विज़न जो होता है वो बढ़ा देता है। आप यहाँ बैठे बैठे यूरोप की कहानियाँ, यूरोप का कल्चर समझते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे वहाँ की सोच समझते हैं। आप वो कल्पनाएं, उन कल्पनाओं से आप रूबरू हो पाते हैं जिन्हें समझ पाना या जिनके बारे में सोच पाना आपके लिए इम्पॉसिबल होता है। किताबें कैरेक्टर बिल्ड करती है और मुझे बहुत खुशी है। पहली बात तो ये कि इस तरह का साहित्यिक सम्मेलन हो रहा है जहाँ जो आज की यूथ के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ पढ़ना छोड़ चुका है बिल्कुल कम्प्लीटली। मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मैं उसकी इम्पोर्टेंस और समझता हूँ, क्योंकि मुझे सीखने में जो वक्त लगा वो एक पढ़े लिखे राइटर को उसका आधा वक्त भी नहीं लगता है। और जो स्ट्रगल लगा, क्योंकि वो उस दुनिया से वाकिफ़ होता है। तो मेरी आप सबसे विनती है जो मुझे सुन रहे हैं अभी
और जो ना सुन रहे हैं और आप जाके बता पाएँ उन्हें, उन सबसे भी, कि साहित्यिक सम्मेलन का हिस्सा भी बने, किताबों को पढ़ने की आदत डालें, ताकि आपकी दुनिया बड़ी होती जाए। सीकर में बैठकर यूरोप भी आपकी दुनिया का पार्ट हो, अमेरिका भी आपकी दुनिया का पार्ट हो, हर देश के लोग आपकी दुनिया का पार्ट हो। और उसके लिए आई थिंक ये जो यहाँ पे जो किताबें बाहर रखी हुई है, उनको उठाकर हर हफ्ते एक किताब एटलीस्ट पढ़ने का एक प्रण ले, निश्चय ले, बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में पाएंगे आप। वैसे अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा 5वां चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है, उसका विमोचन हम आपके द्वारा करें। फिल्म IM टीम से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएँ और ये पोस्टर्स लें। रघुवीर जी, आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं वो, मुझे आज क्योंकि फर्स्ट टाइम इनको सुनने का मौका मिला, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अब आते हैं यहाँ पर जो ये चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल है, भारतीय चित्र साधना यानी फिल्म संस्था है जो हर साल नेशनल लेवल पर एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाती है फॉर शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है और हर 2 साल में होता है, सॉरी ये। और अब की बार जो ये नेक्स्ट कंपटीशन जो ये होने वाला है, ये होगा 23rd, 24th एंड 25th ऑफ फरवरी 2024 में, 2024 में फरवरी के अंदर 23, 24 और 25 फरवरी को होगा पंचकुला हरियाणा में। और उसके लिए एंट्रीज अभी यहाँ पर ओपन हैं। यहाँ पर आप अपनी फिल्म को, आपकी फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए कोई भी लोग हैं या आप उनको अपना मैसेज ये देना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी एंट्रीज ओपन है। इस पोस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस टाइप की कौन कौन से कैटेगरीज हैं वो सब इसमें बताया गया है। यहाँ पर अपनी फिल्म्स को आप एंटर करवा सकते हैं, और जब वहाँ पर इन फिल्मों की 3 दिन वहाँ पर स्क्रीनिंग चलेगी और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, फिल्म से इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग वहाँ पर आते हैं हर साल। और उसके बाद में जो फिल्म्स वहाँ पर सेलेक्ट होती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट फिल्म का जो फर्स्ट प्राइज़ है 10 लाख, 10 लाख का यहाँ पे प्राइज़ है। और इस तरह के बड़े बड़े हैंडसम प्राइजेस होते हैं यहाँ पे। तो जो भी आप में से कोई है या फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए आपके कोई नोन हैं, तो आप उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बड़े लेवल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको इसके लिए मिल सकता है। थैंक यू। पैनल में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों का अपने जो कीमती समय दिया, आप सभी लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।